इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोर देन 15 एडवांस्ड फ्रेजेस, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स एंड सम वर्ड्स ऑफ कोर्स। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इसमें से हम फर्स्ट फ्रेज लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज है व्हेन इट कम्स टू, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू इसका मतलब होता है, इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है जब बारी आती है या फिर जब बात आती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि जब बारी आती है या फिर जब बात आती है इस फ्रेज से शुरू होते हैं। जैसे हम कहते हैं जब बोलने की बारी आती है तो तुम चुप हो जाते हो, ठीक है। या फिर जब स्वास्थ्य की बारी आती है तो मैं समझौता नहीं करता, ठीक है। भाव आपने समझ लिया, सेंस आपने समझ लिया। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू और उसके बाद से हम यूज़ करते हैं नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे कि इस पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है जब कोई काम करने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, वर्ब आया, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन आ रहा है, स्वास्थ्य आ रहा है, ये नाउन है तो हम सिंपली नाउन रखेंगे और उसके बाद से शेष सेंटेंस हम रख देते हैं। जो सेंटेंस बचता है वो सेंटेंस रखते हैं। स्ट्रक्चर होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। जब बोलने की बारी आती है तो वह चुप हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, बोलने की, इसलिए आया हुआ है स्पीकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही फॉल्स साइलेंट, ठीक है। तो फॉल्स साइलेंट मीन्स चुप हो जाता है, ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए। जब स्वास्थ्य की बारी आती है तो मैं समझौता नहीं करता। इट मीन्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, मतलब क्या हो गया इसका, जब स्वास्थ्य की बारी आती है या फिर जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मैं समझौता नहीं करता, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स, राइट। अच्छी तरह से आपने समझा होगा। समझ गए हैं तो एक सेंटेंस अपने तरफ से फ्रेम करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल चेक इट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है वो है टर्न आउट टू बी, ठीक है, राइट। अब सपोज करिए कि आप गए डॉक्टर से मिलने के लिए किसी बीमारी को लेकर के, उसकी राय लेने के लिए, और वह आपका दोस्त निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर टर्न आउट टू बी का अर्थ होता है कोई चीज़ निकल जाना, ठीक है। अचानक से कुछ और जिसकी हम उम्मीद नहीं रखते हैं वह चीज़ हो जाना। जैसे अरे यार डॉक्टर तो मेरा पुराना मित्र निकला, ठीक है। तो यहाँ पर निकलने के लिए हम टर्न आउट टू बी का यूज़ करेंगे और टर्न आउट टू बी और उसके बाद से जो चीज़ वो निकला, जो चीज़ वास्तव में वो था, उसकी इंग्लिश हम रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर मेरा पुराना दोस्त निकला। इट मीन्स द डॉक्टर टर्न आउट टू बी माई ओल्ड फ्रेंड। द डॉक्टर टर्न आउट टू बी माई ओल्ड फ्रेंड। और इस सेंटेंस को देखिए, तुम्हारे सारे वादे झूठे निकले, ठीक है। तो टर्न आउट टू बी, उम्मीद तो नहीं थी कि वादे झूठे निकलेंगे लेकिन ऐसा हुआ। मीन्स ऑल योर प्रोमिसेस टर्न आउट टू बी अ लाई। ऑल योर प्रोमिसेस टर्न आउट टू बी अ लाई, सारे वादे तुम्हारे झूठे निकले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज। नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है कैन नॉट बिलीव। आई कैन नॉट बिलीव प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, आई कुडंट बिलीव पास्ट में यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ इसका क्या होता है, विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो यह जो फ्रेज है यह बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है। एवरीडे स्पीकिंग, एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये तुम हो, राइट। तो आई कैन नॉट बिलीव इट इज़ यू, आई कैन नॉट बिलीव इट इज़ यू, राइट। और एक सेंटेंस और देखिए, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह इतना आसान था।
right? Means I couldn't believe it was so easy. I couldn't believe it was so easy, right? नेक्स्ट देखिए, इफ पॉसिबल, राइट? तो इफ पॉसिबल इसका मतलब होता है हो सके तो, ठीक है, यानी संभव हो तो जब हम इसको यूज़ करते हैं इफ़ पॉसिबल को, तो यह सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए इसका, हो सके तो उसे इन्फॉर्म कर दो, राइट? बहुत बार यह फ्रेज आता है हिंदी के सेंटेंसेस के साथ, इंग्लिश में भी आता है इफ़ पॉसिबल, तो बहुत बार आता है, हमेशा आता रहता है एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो हो सके तो उसे इन्फॉर्म कर दो मीन्स इफ़ पॉसिबल इन्फॉर्म हिम, इफ़ पॉसिबल इन्फॉर्म हिम। और ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि हो सके तो आज यहीं रुक जाओ, राइट? चलिए इसमें हम लास्ट में रख देते हैं इफ़ पॉसिबल को, तो स्टे हियर टुडे इफ़ पॉसिबल, स्टे हियर टुडे इफ़ पॉसिबल, संभव हो तो आज यहीं रुक जाओ, हो सके तो आज यहीं रुक जाओ, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज, नेक्स्ट फ्रेज है इफ़ सो, ठीक है? तो इफ़ सो इसका मतलब है अगर ऐसा है तो, ठीक है? ये भी काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, आप समझ सकते हैं मतलब क्या हो गया इसका, अगर ऐसा है तो फिर इफ़ सो यूज़ करते हैं और उसके ठीक बाद हम सेंटेंस पूरा का पूरा रख देते हैं। जैसे देखिए कि अगर ऐसा है तो मैं निकलता हूँ, राइट? मीन्स इफ़ सो आई एम लिविंग, राइट? इफ़ सो आई एम लिविंग, ऐसा है तो मैं निकलता हूँ। और दूसरा सेंटेंस देखिए इसका कि अगर ऐसा है तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी। इट मीन्स इफ़ सो शी विल नीड मनी, इफ़ सो शी विल नीड मनी, अगर ऐसा है तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी, ठीक है? नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है, नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज हमने लिया है बिलीव इट और नॉट, ठीक है? तो बिलीव इट और नॉट यानी विश्वास करो या ना करो, या फिर मानो या ना मानो, राइट? काफ़ी पॉपुलर फ्रेज़ ये भी है, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और आपको पता होना ही चाहिए कि ये कैसे और किस अवस्था में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए इसका, बिलीव इट और नॉट, ठीक है? सेंटेंस के पहले यूज़ होता है, इसके बाद हम सेंटेंस को यूज़ कर देते हैं, राइट? जैसे मानो या न मानो यह सच है, ओके? तो बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट इट इज़ ट्रू, मानो या ना मानो यह सच है, राइट? तो काफ़ी इजी सा स्ट्रक्चर है, काफ़ी इजी सा फ्रेज है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है इट इज़ मी, तो इट इज़ मी होता है, इट इज़ हिम होता है, इट इज़ देम होता है, इट इज़ हर होता है, इट इज़। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ मी मीन्स मैंने ही, इट इज़ हिम मीन्स उसने ही, इट इज़ हर मीन्स उसने ही, इट इज़ देम यानी उन्होंने ही, राइट? तो यह जो फ्रेज़ है बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है, राइट? जैसे मैंने ही यह किया है, जो करना है कर लो, उसने ही मुझे रुकने को बोला, राइट? तो पूरा स्ट्रक्चर इसका हो जाता है इट इज़ मी, हिम, देम या फिर हर प्लस हु प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने ही यह किया है, तो मैंने ही का हो गया इट इज़ मी, और फिर यह किया है इट इज़ मी, हु यूज़ करेंगे और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आनी है तो आएगी, नहीं आनी है तो नहीं आएगी, वर्ब मेन वर्ब उसके बाद से रखेंगे इट इज़ मी हु हैव डन इट, इट इज़ मी हु हैव डन इट। अब कहेंगे कि यहाँ पे हैव क्यों आ गया, राइट? यह किसके अकॉर्डिंग आया है? हु के अकॉर्डिंग तो आया नहीं है, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके ठीक पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हम इस हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हैव जो है यह मी के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, राइट? तो इट इज़ मी हु हैव डन दिस, यानी मैंने ही यह किया है। और इस सेंटेंस को लीजिए कि उसने ही मुझे रुकने को बोला, इट मीन्स इट इज़ हिम हु टोल्ड मी टू स्टे, इट इज़ हिम हु
टोल्ड मी टू स्टे, यानी उसने ही मुझे रुकने को बोला। ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है इट सीम्स दैट। अब इट सीम्स दैट आप इसका मतलब जानते ही हैं, मीन्स ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, या फिर इट अपीयर्स दैट, इसका भी मतलब वही होता है, ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। तो यह फ्रेज यूज़ कर लेने के बाद हम उसके बाद जो शेष सेंटेंस बच जाता है वो रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लगता है कि आंधी आएगी, राइट। इट मीन्स इट seems that there will be a storm. It seems that there will be a storm. ऐसा लगता है कि आंधी आएगी। और यह दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो। ओके, तो इट appears, appears यूज़ कर लीजिए, seems यूज़ कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया दोनों का मतलब एक ही है। तो इट seems that you have forgotten. It seems that you have forgotten. यानी ऐसा लगता है कि तुम भूल चुके हो, भूल गए हो, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस यूज होता है। सेंटेंस के शुरू में हम इन द निक ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं प्राय, राइट। तो इन द निक ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस मतलब इसका होता है एन मौके पे। एग्जाम्पल देखिए और इसका सेंस समझिए। एन मौके पे उसने इनकार कर दिया, मतलब ठीक समय पर, राइट। यानी जब ज़रूरत थी उसी समय उसने इनकार कर दिया, एन मौके पर उसने इनकार कर दिया। इन द निक ऑफ टाइम ही डिनाइड। इन द निक ऑफ टाइम ही डिनाइड, एन मौके पे उसने इनकार कर दिया। अब एक और सेंटेंस लीजिए कि एन मौके पे उसने हमें धोखा दे दिया, राइट। तो ही डिसीव्ड अस इन द निक ऑफ टाइम। ही डिसीव्ड अस इन द निक ऑफ टाइम, इसको ऐसे भी कह लीजिए इन द निक ऑफ टाइम ही डिसीव्ड अस, राइट। तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं, दोनों तरह से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन, तो वन इन अ मिलियन इसका अर्थ होता है लाखों में एक, राइट। प्रायः लास्ट में यूज़ किया जाता है सेंटेंस के लाखों में। अब देखिए मिलियन मीन्स तो 10 लाख होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं लाखों में एक, लेकिन वो कहते हैं 10 लाख में एक, ठीक है। तो मतलब इसका वही निकलता है, इसका इक्विवेलेंट इसी को माना जाता है, लाखों में एक। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वन इन अ मिलियन। तो मेरा दोस्त लाखों में एक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ईजी सी चीज़ है, आप बता सकते हैं माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन, और इस सेंटेंस को देखिए वह लाखों में एक है। इट मीन्स शी इज़ वन इन अ मिलियन, शी इज़ वन इन अ मिलियन, ठीक है। काफ़ी ईजी सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं द मोमेंट प्लस सेंटेंस, राइट। स्ट्रक्चर होता है इसका। अब द मोमेंट इसका अर्थ होता है जैसे ही। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही वह आया, राइट। तो सबसे पहले यूज़ करिए आप द मोमेंट, मीन्स जैसे ही वह आया, ही केम, ऑल फेल साइलेंट, सभी चुप हो गए। फेल साइलेंट, फॉल साइलेंट मीन्स चुप हो जाना, फेल साइलेंट मीन्स चुप हो गए। जैसे ही वह आया सब चुप हो गए, मीन्स द मोमेंट ही केम ऑल फेल साइलेंट। जैसे ही वो आया सब चुप हो गए। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया सभी बच्चे खड़े हो गए। तो अब देखिए, जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, द मोमेंट द टीचर entered the classroom, all the students stood up, right? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है डोंट यू थिंक दैट। डोंट यू थिंक दैट इसका मतलब होता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि, राइट। अब यह जो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है डोंट यू थिंक दैट, और उसके बाद से सेंटेंस यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है, मीन्स डोंट यू थिंक दैट शी इज़ लाइंग, डोंट यू थिंक दैट सी इज़ लाइंग। कभी कभी दैट को हटा भी दिया जाता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डोंट यू थिंक दैट, डोंट यू थिंक शी इज़ लाइंग।
तो ऐसे भी दोनों में से किसी तरह से कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है बाय द वे। ठीक है, तो बाय द वे इसका मतलब होता है वैसे भी, राइट, वैसे भी। तो बाय द वे यूज़ किया जाता है और उसके बाद से सेंटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अब इसको, इसका कंडीशन समझ लीजिए कि किस कंडीशन में ये यूज़ होता है, राइट। ओके, तुम मेरे साथ चल सकते हो, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, वैसे भी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ तुम चल सकते हो, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बाय द वे का यूज़ होगा। ठीक है, या फिर अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, पहले आप बात कर रहे थे कुछ और, अगली बार आप बात कर रहे हैं किसी और चीज़ पे, तो आप वैसे भी का यूज़ करते हैं, बाय द वे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका सेंस। वैसे तुम कब निकल रहे हो, ठीक है, मीन्स बाय द वे व्हेन आर यू लिविंग, बाय द वे व्हेन आर यू लिविंग, राइट। और एक सेंटेंस और देखिए, वैसे समय क्या हुआ। अब सपोज करिए कि बातचीत चल रही है, ठीक है, बर्थडे पार्टी की, राइट, बर्थडे पार्टी की दोस्तों में बात चल रही है, और फिर आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो फिर क्या कहते हैं, अरे यार वैसे टाइम क्या हुआ है, राइट। तो यहाँ पे वैसे के लिए बाय द वे का यूज़ करेंगे। बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम इज़ इट, बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम इज़ इट, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।